Hello everyone. Today my topic of presentation is spectacle prescription. So, how to prescribe a spectacle to a person? There are basically two steps. First is objective refraction and the second is subjective refraction. In objective refraction we do retinoscopy, autoref and photorefraction and electrophysiological methods. And in subjective refraction we ask from the patient and prescribe. So, in case of myope, if adult is less than 30 years, we will give full correction. If the adult is more than 30 years, not able to tolerate full correction over 3 diopters. If it is high myopia more than 10 diopters, under correction is always better to avoid problem of near vision and that of minification of images. If myopia is up to 6 diopters in children less than 8 years of age, we will give full correction, constantly wearing of glasses to avoid developing squint and to enhance developing accommodation. Always undercorrect myopes. Always advise the patient to choose the lens that makes the letter more clear and not the one which makes the letter smaller and darker. In case of exophoria, minus correction can be given. So in hypermetropia, cycloplegic इसको समराइज करें जो भी आपने बताया ना सिंपल सा इनको ये याद रहे रिफ्लेक्शन तो आप सब ने करनी है ना और बेसिक चीज जो सबसे पहले आप लोगों को आनी चाहिए वो ऐनक लगानी आनी चाहिए सबसे ज्यादा ओपीडी पेशेंट आपका वो होता है जो ऐनक नजर चेक कराने के लिए आता है तो फर्स्ट स्टेप हर चीज सही है कि आपने उसकी ऐनक चेक करनी तो जिस पेशेंट में मायोपिया है उसको माइनस लगता है जी और नंबर के हिसाब से जुबानी आप अगर छोटा बच्चा है ना तो उसकी मायोप की आपने फुल करेक्शन करनी है, ठीक है। और अगर जो है ना 30 ईयर से भी लेस है एज तो उसकी भी आपने फुल करेक्शन करनी है। अगर एडल्ट की अगर 30 ईयर से ज़्यादा है ना तो वो मोर देन 3 डायोप्टर्स जो है ना वो टॉलरेट नहीं करेगा मायोप जो है ना। मोस्टली में तो 2.75 2.5 -3 हाँ जी -1.5 इतना ही होता है ना जो कॉमन नंबर है उनको आपने फुल करेक्शन दे दिया डॉक्टर साहब आपका कितना है 4 ठीक है तो अब ये उससे ज्यादा हाँ जी है कि अगर 30 से ज्यादा ये होते और 4.5 आता तो आप इन्हें थोड़ा सा अंडर करेक्ट करते 4.25 दे देते या 4 देते वो है जिसमें 6 तक है लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम है ठीक है अच्छा जी 30 से ज्यादा है तो फिर क्या करना है मैम जो है ना उसको अंडर करेक्ट जो है ना हमने करना है यूजली और 3 डायोप्टर से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उसको ना मतलब हम दें ना। और अगर सूडोफेकिक पेशेंट है तो वो 3 डायोप्टर तक कर लेते हैं टॉलरेट। अगर सूडोफेकिक नहीं है तो वो 2.5 से 3 डायोप्टर तक ही बस जो है ना आपने उसको देना। और दूसरा ये है कि मायोप्स को आपने अंडर करेक्ट करना होता है ताकि वो जो है ना नियर के जो इमेजेस है ना वो उनके ज़्यादा मिनीफाई ना हो, क्योंकि इसमें ना मिनीफिकेशन होती है। स्पेक्टिकल से मिनीफिकेशन होती है और कॉन्टैक्ट लेंस से मैग्नीफिकेशन होती है मायोप्स के अंदर। तो उसके बाद अगर जो बच्चे होते हैं जैसे उसमें एक्सोफोरिया है तो उसमें आप जो है ना क्या कहते हैं माइनस करेक्शन जो है ना वो आप दे सकते हैं। तो बाकी यही है सारा। हाइपरमेट्रोपिया में साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इज मस्ट इफ मैनिफेस्ट एरर इज स्मॉल दैट इज 1 डायोप्टर और स्मॉल करेक्शन इज गिवन ओनली इफ पेशेंट इज सिम्टोमेटिक जिसको हम स्मॉल एंगल स्क्विंट भी कहते हैं, ठीक है। या माइक्रोट्रोपिया अगर लेस देन 10 डिग्रीज का होता है तो हम उसकी विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं। अगर उसकी वो नहीं उसको डिस्टर्ब करा तो हम उसको जो है ना नहीं देंगे। चिल्ड्रन लेस देन 4 years accept full cycloplegic correction. Once a child reaches school age, reduce the plus lens to 1/3 of refractive prescription. But child is not allowed to accommodate more than 2.5 diopter. In older children, they may not accept full correction, so first undercorrect and gradually increase the spherical correction at 6 months interval till he accepts manifest hypermetropia. If there is associated exophoria under correction for about 1 to 2 diopter, in the presence of accommodative convergent squint, full correction at first sitting. Remember, hypermetropia may diminish with growth of child, so refraction should be carried out every 6 months.
Try to give manifest correction for adults. इसमें ये उसने बताया कि आपने जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है ना उसमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन जो है ना लाजमी करनी है। अच्छा, और उसमें वो ये बताता है कि बच्चों की जो हाइपरमेट्रोपिया है ना तो वो बाज़ औक़ात करेक्ट भी हो जाते हैं, तो आपने हर 6 मंथ्स पे उनका ना चेकअप करना है। दूसरी मैम हो क्यों रहा है मैम, क्या कहते हैं, कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसकी वजह से होता है और लेंस की वजह से होता है। दो चीज़ें जो है ना वो है, और बाकी ये है कि स्मॉल साइज जो है ना वो कह रहे हैं कि वो जैसे बच्चा बड़ा होगा 6 महीने के बाद आपने चेक करना है, क्योंकि ये एज के साथ ठीक हो जाएगा, तो जाहिर है एज के साथ आई बॉल का साइज जी मैम, जी मैम, साइज बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट हो रहा है। क्योंकि जितनी छोटी आंख है उतना वो इमेज ठीक है पीछे बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी होती जाएगी, तो वो जो पीछे इमेज फॉल कर रहा था वो आप रेटिना ठीक है मैम। सब बच्चों में जो अंडर 9 इयर्स ऑफ एज है उनमें साइक्लोप्लेजिक रेटिनोस्कोपी करनी होती है, यानी कि आपने साइक्लोपेन डाल के उनकी रिफ्रैक्शन करनी होती है, रेटिनोस्कोपी भी और ऑटोरैप भी, विद साइक्लोपेन एंड विदाउट साइक्लोपेन। वो क्यों? क्योंकि बच्चों में अकोमोडेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है जो विद एजिंग रिड्यूस होती है। 9 इयर्स की एज तक उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग अकोमोडेटिव पावर होती है कि उनका -8 का भी नंबर हो या +6 का भी नंबर हो तो वो अकोमोडेट करके वो नंबर करेक्ट कर लेते हैं और वो पढ़ लेते हैं। अप टू मैम 14 डायोप्टर तक उनकी एबिलिटी होती है अकोमोडेशन की। जो ओल्ड एज में जाके कितनी रह जाती है मैम 1 या लेस देन 1। तो इतना फर्क पड़ जाता है, इसलिए आपने सबको विद साइक्लोपेन करना है। और फिर पीएमटी कहते हैं पोस्ट पीडियाट्रिक ट्रायल, यानी कि जब आपने साइक्लोपेन से नंबर टेस्ट किया है, रेटिनोस्कोपी की है, ऑटोरैप किया और एक नंबर निकाला है, तो फिर आप पेशेंट को नेक्स्ट डे या 1 वीक के बाद या 3 डेज के बाद बुलाते हैं और विदाउट द इफेक्ट ऑफ साइक्लोपेन वो नंबर जो आपने निकाला है वो लगा के देखते हैं। और हाइपरमेट्रोप में फुल करेक्शन नहीं देते, फुल करेक्शन सिर्फ उस केस में देते हैं अगर पेशेंट को स्क्विंट हो। डेवलप हो गया है। अगर पेशेंट को स्क्विंट नहीं है और उसमें हाइपरमेट्रोपिया है तो आप 2/3 ऑफ द करेक्शन देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने हर पेशेंट को साइक्लोपेन के से डायलेट करने से पहले देखना है, तो उसकी हर्शबर्ग रिफ्लेक्स स्ट्रेट है, उसमें कवर एंड कवर टेस्ट करके देखना है कि उसकी आंखें टेढ़ी हैं। अगर उसकी आई स्ट्रेट है और साइक्लोप्लेजिक पे उसका हाइपरमेट्रोपिया निकलता है 2 नंबर फर्क है, और अगर उसकी आंखें टेढ़ी हैं और साइक्लोप्लेजिया पे ये निकलता है हाइपरमेट्रोपिया 2 नंबर फर्क है, यानी कि फुल या 2/3 आपने वो उसकी बेसिस पे डिसाइड करना है। तीसरी और जो बच्चे बड़े होते हैं ना उनमें हमेशा अंडर करेक्शन करनी है और ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। उसकी वजह यह है कि वो अकोमोडेटिव स्पाज में जो है ना होते हैं बाज़ औक़ात, और आप अगर उनको ग्लासी लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक होगा उनको। फर्स्ट टाइम जब तो भी देना होता है आप बहुत हाई नंबर से स्टार्ट नहीं करते थे, वो आपको ऐसा ऐसा थोड़ा करते थोड़ा थोड़ा ताकि वो रिलीव हो उसका। डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास किस एज में प्रेजेंट किया है। जो तो बहुत छोटे अर्ली एज में पकड़ जाते हैं ऑब्वियसली आप शुरू से आप उनको लगाते हैं। एक बच्चा आपके पास आया ही 7 इयर्स की एज में और उसका हाई हाइपरमेट्रोपिया, तो ऑब्वियसली आप पहले जरा काम से शुरू करेंगे और फिर 3 मंथ 6 मंथ से नंबर बताएंगे टू रीच नियर द रिफ्रैक्टिव एरर जो उसकी है। फिर भी आप 2/3 पे रहेंगे अगर उसको स्क्विंट नहीं है, फुल फिर भी नहीं आप उसको देते हैं। ठीक है, accommodation होती है वो मायोट्स को करेक्शन देती है अगर पर्सन कुछ हाँ कुछ में जिनमें अकोमोडेटिव सवाल तो आपको शायद याद हो, कुछ अर्सा पहले डॉक्टर हकान ने एक बच्चे की प्रिस्क्रिप्शन शेयर की थी कि इसको क्या है, उसका हाई मायोपिया था और हाई मायोपिया की वजह से वो अकोमोडेटिव सवाल में गया हुआ। अकोमोडेटिव पावर ज्यादा है ना, उन्होंने तो अपना फोकस चेंज करना है, लेंस को रिटर्न करके फोकस चेंज करना है, तो वो उसकी वजह से स्पाज में गया तो उसका कोई -7 -8 इस तरह का नंबर था। हाँ जी, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको हाइपरमेट्रोपिया ही होगा तो वो नंबर चेंज करेगा। मायोपिया वाले बच्चे भी नंबर चेंज करेंगे, उन्होंने दूर और नजदीक दोनों में करना ना। मायोपिया वाले को बेनिफिट ये था मिलता है ना, तो वो दूर को देखने के लिए ज्यादा जोर लगाना है, फोकस करने के लिए उसने चेंज ही करनी है ना, अपनी पावर चेंज करनी है, वो दूर के लिए चेंज कर रही है। करना आपने दोनों में चाहिए। अच्छा, in astigmatism adult which is first time diagnosed, try optimal correction. Under correction is acceptable with maintaining the spherical equivalent. Rotate axis towards 90 and 180. Check binocular vision. Check one or both axes to be parallel. Adult with astigmatism, it can be due to change in power. See patient's comfort, may require under correction.
एक्सिस ट्राई टू मेंटेन द प्रीवियस वन, सी बाइनोकुलर विजन। इसमें मैम एडल्ट्स इसमें ये कहा जाता है कि एक तो जो है ना जिसमें पेशेंट में एस्टिग्मेटिज्म है, एक तो उनका जो है ना आप लेंस की फॉर्म ना चेंज किए करें सबसे पहले, तो मतलब ये कहते हैं क्योंकि वो उसको बड़ा जो है ना डिफिकल्ट होता है। दूसरा उसमें ये है कि आपने उसकी ऑप्टिमल करेक्शन देनी है। ये तो ऑप्टिकल बात है ना कि जी मैम। जिससे उसने ऐनक बनवानी है, वो शीशे की शेप क्या है, लेंस फॉर्म हुआ है। जी मैम। वो फिर वो तो बात की बात है। जी मैम। प्रिस्क्रिप्शन बताए ना कि उसको देनी कहाँ पे, कितने पे देनी है, क्यों देनी है और कैसे बढ़ानी घटानी है। मैम उसमें ये है कि हम उसके एक्सिस पे जो है ना हम चेक करेंगे 90 और 180 पे, तो जो है ना उसमें क्या कहते हैं उसके हिसाब से फिर हम न्यूट्रलाइज करके तो फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। 5 साल का बच्चा है जी, 1.5 डायोप्टर्स का सिलेंडर आ गया 90 डिग्रीज पे लेफ्ट आई में, देंगे कि नहीं देंगे? मैम इसको हम फुल हाइपरमेट्रोपिक मतलब या मायोपिक या फुल उसमें जो है ना हम वो करेक्शन देंगे, सिलेंडर नहीं लगाएंगे उसमें हम बच्चे में। कब लगाएंगे मैम ये 1.5 का सिलेंडर है लेफ्ट आई में 90 डिग्रीज पे, तो क्यों नहीं लगाएंगे? मैम इसमें हम वो सफेरिकल इक्विवेलेंट बना के उसके वो चेक करेंगे ना, पहले सफेरिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे उसका कि आइदर ये हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन से ठीक हो रहा है या मायोपिक करेक्शन से ठीक हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिक के साथ भी उसका क्लास 1.5 है, मायोपिक के साथ भी 2 बच्चे बना दिए, एक 5 साल का बच्चा है जिसके ठीक है। -3 है और साथ 1.5 का सिलेंडर है 90 डिग्री पे। दूसरा है क्लास 3, उसमें जो 1.5 का सिलेंडर है वो जो है मैम नहीं है, ये आइडिया नहीं है। बेटा जिस बच्चे में भी 1 डायोप्टर से ज्यादा का सिलेंडर है तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट सिलेंडर दैट हैज टू बी गिवन। आप उसको नहीं देंगे, उसकी नजर क्लियर नहीं होगी, वो एम्ब्लायोपिया में जाएगा ही जाएगा। इसको एस्टिग्मेटिक एम्ब्लायोपिया कहते हैं। ठीक। एक डायोप्टर आपका बेंचमार्क है, 1 डायोप्टर से थोड़ा है एस्टिग्मेटिज्म यू कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक। 1 डायोप्टर एंड अबव यू हैव टू गिव हिम द करेक्ट। ठीक है। दूसरी बात जो कैच आपकी उसमें था, मैंने आपको कहा कि जी 1.5 का सिलेंडर है लेफ्ट आई में, दोनों आंखों में 1.5 डायोप्टर का फर्क आ गया, कैसे आप नहीं देंगे? वो आंख तो जिसमें सिलेंडर है वो एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया में चली जाएगी। ठीक है मैम। सिलेंडर एक आंख में है एक में नहीं है, तो जिस आंख में सिलेंडर है वो आंख कमजोर रह जाएगी दूसरी आंख से। इवन आप जब उसको करेक्शन देंगे वो फिर भी कमजोर रहेगी, लेकिन वो एम्ब्लायोपिया बहुत कम होगा कंपेयर टू वो कि आपने उसको दिया ही। दोनों आंखों में एक डायोप्टर का फर्क एनाइसोमेट्रोपिया, और दोनों आंखों में एक डायोप्टर का सिलेंडर इट हैज टू बी गिवन। ठीक है, ये चीजें याद कर लो, ये किताबों से इस तरह पढ़ के कब समझ नहीं आती। ठीक है। ये जब तक आपको समझ नहीं आई होगी कि किसको आपने देना है किसको नहीं देना है, अजीबोगरीब अहमियत दोगे लोगों को और मरीज आएंगे वापस हमारे पास मात मारने के लिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी बेसलाइन है, किस पे आपने देना है किस पे आपने नहीं देना। आपने मायोपिया का भी जो बताया है वो किसी काम का नहीं है। 5 साल के का बच्चा है -3 उसका नंबर है, देंगे कि नहीं देंगे? 3 साल का बच्चा है -3 नंबर है, देंगे कि नहीं देंगे? तो पता ही नहीं है क्योंकि आपने ये इस तरह पढ़ा नहीं है। जी मैम। आप दोबारा देंगे, ये ठीक है जो आपने कर दी, ठीक है। लेकिन आप नेक्स्ट उसके ऊपर ये इस तरह डॉक्टर नबील अगर तो आपने ये लर्न करना है आपने प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन का कोई फायदा नहीं है, तस्वीरें भेजना वीडियो भेजना दैट डजंट मैटर। असल चीज ये है कि आप उनको आए तो सही कि आपने मरीज को जी मैम। ऐसे नहीं है 3rd ईयर रेजिडेंट, 2nd ईयर रेजिडेंट, 4th ईयर रेजिडेंट को यही पता कि प्रिस्क्राइब क्या करना है, तो कैसे आप लोग अपने क्लिनिक चलाएंगे? ये क्लिनिक है प्लीज तो मुझे कॉल करेंगे कि नंबर कितना Okay. अब क्या मैडम अगर आपने सुना देंगे तो शायद हम किसी को ना मेरी कर मैं पूरी टाइम पास नहीं रहा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस एज में कितना नंबर देना है। तो कितने से ज्यादा नहीं दे सकते, कितने को थोड़े से शुरू करना और बढ़ाना है। पेशेंट आए यही 5 साल का बच्चा जिसको मैं कह रही हूँ 1.5 का सिलेंडर है, जी मैम। मैं आपको कहती हूँ उसका -3.5 का सिलेंडर है, दोनों तरफ आप दोगे कि नहीं दोगे और क्या दोगे? -3.5 का सिलेंडर है तो आप पहली सिटिंग में उसको पूरा दे ही सकते। वो इतना तेज है कि वो बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करेगा। जी मैम। तो यू स्टार्ट विद लेस, आप 1 या 1.5 से शुरू करेंगे, उसको बायलेटरल दोनों तरफ दो। आहिस्ता 3 महीने के बाद बुलाओ, उसको चेक करो वो कंफर्टेबल है, बढ़ाओ बाहर चलो। 2 पे ले लो। फिर 3 महीने बाद बुलाओ, उसको 2.5 पे ले लो। अगर 3 महीने पे वो 2 पे अभी कंफर्टेबल नहीं था तो उसको 6 महीने कर दो टाइम, उसको फिर 6 महीने पे आधा सिलेंडर और बढ़ाओ। बट यू हैव टू इंक्रीज इट टू द पॉइंट जिस पे वो एक्सेप्ट करे। -3.5 हो सकता है वो एक्सेप्ट ही ना करे, 2 साल के बाद भी वो 2.5 पे ही कंफर्टेबल रहे। आप जैसे ही 3 करते हैं वो कहता है कि
बहुत प्रेशर पड़ रहा है, मुझे बोझ पड़ रहा है, मुझे चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, बहुत हाई भी नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बच्चों में उसको अडेप्ट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। The earlier you find out कि इसके अंदर है स्टिग्मेटिज्म या इसमें है हाइपरट्रोफिया या है मायोपिया, जितनी जल्दी आप उसको वो लगाएंगे उतनी जल्दी उसको अडेप्ट कर जाएगा। आप उसको शुरू करा देंगे। ऐसे भी बच्चे आते हैं जो -3.5 -4.5 -5 का सिलेंडर वो कर रहे होते हैं एक्सेप्ट, और वो चल उसके साथ उनकी नीयत अच्छी बनी है, बट दैट इज व्हाट जो टाइमली उनको शुरू हुआ और आहिस्ता 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 उन्होंने ग्रेजुअली बिल्ड अप किया। पहले दिन आप किसी को 3.5 देके तो देखें, वो अगले क्लिनिक में आगे आपकी बजाएगा वो। सीरियसली मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने बिल्कुल थोड़े से शुरू करना है और उसको टाइम देना है। ये 3 मंथ्स का टाइम होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है शुरू में, एंड यू हैव टू टीच द पेरेंट्स। आपने उनको ये अवेयरनेस देनी है कि जब आप लगाना शुरू करेंगे तो ये बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा। शुरू में शायद ये बार बार एरर उतारे तो आपने इसको बार बार लगानी है, लेकिन एज सून एज ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि इसके साथ उसको बेहतर नजर आता है तो वो एक्सेप्ट करने लग जाएगा। और दूसरा ये कि पहले 1-2 महीने बोझ पड़ता है, इसको भी सिलेंडर देंगे, एडल्ट में सिलेंडर शुरू करें, डॉक्टर साहब को सिलेंडर डाल दें, इसमें वन का प्रेशर पड़ना है। हाँ जी, शुरू में प्रेशर डालती है, बन के आएगी उसका लेंथ शेप और वो उनको डालेगा, लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर बगैर उसके उन्हें क्लियर नहीं नजर आएगा, जैसे ही उतरेगी वो कहेंगे नहीं लगा के मुझे अच्छा नजर आता है। तो वो जो प्रेशर होता है, जो हेडेक उससे आती है, वो इनिशियल उसके लिए होती है, उसको बच्चे ने या बड़े ने अडेप्ट करना होता है, कुछ चीजें सीखनी होती है, आंखों ने एडजस्ट करना होता है। आप नहीं बताएंगे, इतने मेरे पास पेशेंट आते थे जिनको सिलेंडर से एडवाइस हुए और उन्होंने एनक लगाई, उन्होंने कहा लो जी डॉक्टर साहब ने नंबर ही गलत दे दिया है, तो ये तो लानिया से सिर पीड़ शुरू हो जाती है और छोड़ दी। फिर वो कई सालों के बाद जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहती थी आपको कभी किसी ने दिया? हाँ जी दिया था, उन्होंने एनक लगाई थी, उससे बड़ी सर दर्द होती थी, हमने लगानी छोड़ दी, बिकॉज दे वर नेवर टॉट कि ये एनक शुरू में करेगी काम, लेकिन इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 1 or 2 मंथ्स जिसमें आप ये अडैप्ट कर देंगे एंड देन यू विल हैव अ क्लियर विजन। तो ये पेशेंट को बताना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो समझते हैं कि एनक गलत आ गई है, एंड सम ऑफ देम जस्ट डोंट यूज इट टेस्ट वैसे तो गुजारा चल ही रहा है। उन्होंने कहा था 6 मीटर से वो इतनी भरी चीज हम आगे बैठ जाएंगे क्लास। तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और ये इस तरह पढ़ के नहीं समझ आती, ये पढ़ के तो मेरे कॉन्सेप्ट खराब हो रहे हैं। मैडम आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने बेटा पढ़ा तो कैंसी से था, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट बहुत करती हूँ। मैं बच्चे बहुत वो जो है बिना वाला में मैंने काफी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी सारा मैं रन करती थी, इरिगेशन एस्पिरेशन रेटिनोस्कोपी, मतलब वो रेटिनोस्कोपी करके वो भेज देती थी बस ऑप्टिशियन कि आप क्या दें, फिर मुसीबत पड़ जाती थी कि आप क्या दें आप बोलो, फिर उसमें वो करते थे। एक वो मेरे साथ डॉक्टर फरहान होते थे, फिर हम दोनों उससे डिस्कशन करते थे कि आपका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है। फिर एक उन्होंने वो बनाया हुआ था टेबल, मैंने आप लोगों को शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक पेज मैंने शेयर किया था जब मैं नहीं आई थी, तो मुझे समझ आई थी कि काफी नहीं तुम लोगों को पता गया है, दोबारा जरा शेयर करें जो ऐड हो गई। उसने एज के हिसाब से, और लोग मतलब वो मैंने बाद में उसको उससे करना शुरू किया, उससे पहले मैं सिर्फ कैंसरी को करती थी, लेकिन उसमें जरा इजी है, लेकिन वो मुझे रटा नहीं जाता। डॉक्टर आंसू को रटा होता था, मुझे वो रटा नहीं जाता, तो मैं वो फिर खोल के देख लेती थी कि इससे मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं उसको मॉडिफाई अपनी एक्सपीरियंस और उसकी समझ के मुताबिक करती हूँ, व्हिच वर्क वेरी वेल। क्योंकि क्लिनिक में ये होता है आईएस वाला पेशेंट आता है ना 3 महीने बाद, तो आपको उससे अंदाजा हो जाता है, जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि अब तो एनएस तो आती ही नहीं है, तो यू नो कि एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। इसी तरह जिनकी आपकी टेढ़ी होती है वो उनकी आंख पे आते हैं और आईज स्ट्रेट होती हैं, तो दिल खुश हो जाता है। तो वो चीजें फिर वक्त के साथ आती है, वह कार के आती है, लेकिन बेसिक जो था, बेसिक आप अभी फैंसी का खोले स्ट्रेट वाला चैप्टर और उसमें जहाँ रेटिनोस्कोपी लिखी हुई है, वहाँ पहला वो जो है पैराग्राफ पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 से 5 साल में वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो आपको याद है जब हमने ईवी किया जब आपने कहा पढ़ लेना, मैंने वो सारा पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिक वाला क्या मायोपिया वाला, उसी दिन मेरे से पूछना चाहिए था, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है हाँ, क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं ना आई, जब वो समझ आएगी फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह पढ़ के नहीं समझ आती ना, इस तरह किताब पढ़ के समझ आएगी, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगी। यूं तो रटना बड़ा मुश्किल होता है कि अंडर 3 में -2 तो याद रहता ही नहीं है, मतलब जितना मर्जी रटा लगा, ये जब करोगे ना जो चीज की होती है आज तक वो नहीं भूलते नहीं रहती है, रहती है बेटा। सिलेंडर को आप स्फेरिकल में कार्य नहीं करते, सिलेंडर सिलेंडर ही होता है। वो स्फेरिकल ट्रांसमिशन जो हम करते हैं ना, वो माइनस और प्लस को चेंज करने के लिए करते हैं, सिलेंडर खत्म नहीं होता। अगर प्लस का सिलेंडर है 1.5 का
और मैं उसकी स्पेल का ट्रांसलेशन पढ़ी तो वो माइनस